आप देख रहे हैं साइंस इंडिया न्यूज और मैं विकास पाठक। एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, पर ग्रामीण अंचल के अंदर कुछ समस्याएं आ रही हैं। उसी समस्याओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बूंदी पीजी कॉलेज के अध्यक्ष कैलाश गुर्जर हैं। नमस्कार जी। तो ग्रामीण अंचल का जो छात्र ग्रामीण अंचल से आता है उसको इतनी जानकारी नहीं रहती है। कोरोना काल के अंदर जो ऑनलाइन सिस्टम फैल गया है तो उससे परेशान है, तो उसकी परेशानी आप किस तरह दूर कर रहे हैं? जो ग्रामीण अंचल से जो स्टूडेंट आते हैं उनको मतलब जो अभी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है उसमें एप्लीकेशन नंबर आते हैं। एप्लीकेशन नंबर उसके मोबाइल में आ जाते हैं। उसमें जितनी फीस होती है उसमें मैसेज आ जाता है। जितनी फीस मैसेज में आती है उतनी ई-मित्र में जाकर जमा करवा देता है। तो फीस जमा कराने के बाद क्या प्रोसेस रहेगा आगे? फीस जमा कराने के बाद जब तक मतलब कोरोना की परिस्थितियाँ सामान्य नहीं हो जाती, जब तक डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं हो उसके बाद ही होगा। अभी सिर्फ फीस जमा हो रही है 14 तारीख। आप वीरेंद्र जी बताइए मुझे कि अब ये ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, तो क्या विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस ले पाएगा ग्रामीण अंचल का? नहीं, वैसे तो क्या कि ग्रामीण इलाके में नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहती है। अब किसी के पास जैसे परिस्थिति ये नहीं है तो मोबाइल भी नहीं रह पाता, तो एक हिसाब से सूटेबल नहीं है। लेकिन सिटी वालों के लिए या शहर वालों के लिए तो ये एक अच्छा साधन है, लेकिन ग्रामीण वालों के लिए परेशानी है इसमें। तो अध्यक्ष साहब, आप इस चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं? आपने कोई इस पे कार्रवाई करने की सोची है? कुछ प्लान बनाए हैं आपने? ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को इसमें किस तरह फायदा किया जा सकता है, उन्हें किस तरह उससे जोड़ा जा सकता है? जो ग्रामीण क्षेत्र से जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए मतलब ऑनलाइन स्टडी के लिए ग्रुप बनाए गए हैं, और जो लेक्चरर है वो उसमें वीडियो शूट करके उन ग्रुपों में डाल देते हैं। उन ग्रुप में से स्टूडेंट पढ़ लेते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लेक्चरर के नंबर होते हैं, उन नंबरों पर कांटेक्ट कर लेते हैं। जो भी प्रॉब्लम होती है उनका सॉल्यूशन वो लेक्चरर फ़ोन पे बता देते हैं। वीरेंद्र जी, ये जो बात कही जाती है वो एक तय होती है, स्टैंडर्ड बातें हैं कि वीडियो आएगी उस पर नंबर रहेगा और उससे सॉल्यूशन हो जाएगा। पर एक विद्यार्थी के रूप में आप बताइए, क्या आप वीडियो देखते हैं और समस्या आएगी तो आप कॉल करेंगे या वीडियो ही देखेंगे क्या? नहीं, वैसे अगर कोई समस्या रहती है तो हम लेक्चर से भी बात करते हैं, या फिर लेक्चरर फ़ोन उठाते हैं? लेक्चरर कॉल भी उठाते हैं, बात भी करते हैं। और अगर हमें संतुष्टि नहीं होती तो फिर हमें जैसे वो उनके घर पे जाके भी ये करना पड़ता है, वहाँ बुलाते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। अगर फिर भी हमें नहीं होती तो हमें बता के या फिर कुछ प्रोसेस से समझाते हैं, बट अब आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। और वीडियो वगैरह सब हमें टाइम से टाइम पर लेक्चरर मैसेज करते रहते हैं, जो हमें ग्रुप वाइज स्टूडेंटों को मिलती रहती है। कुछ और सवाल पूछ लेते हैं। आप 17 साल बाद NOCI जीती है पीजी कॉलेज में, तो 17 साल का गैप क्यों आया? क्या ये विचारधाराओं का अंतर है? जो कहा जाता है कि NOCI और ABPB और जो तीसरा मोर्चा है इसमें विचारधाराएं घूमती रहती, छात्र इधर उधर उलझता रहता है, तो इतना लंबा अंतराल क्यों आया NOCI को जीतने के लिए? देखिए मतलब कॉलेज में मुख्य मतलब 3 संगठन हैं, ग्रामीण, NOCI और ABPB। तो ABPB पिछले मतलब 2-3 सालों से ABPB जीते हैं। तो NOCI में मतलब गुटबाजी कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण NOCI नहीं जीत पाए। लेकिन इस बार हमने सबको एक किया, जितने भी कार्यकर्ता थे उनको जोड़ा और एक मंच पर लाए उन सबको, और हमने मतलब सब मिलकर चुनाव लड़ा और हम जीते। हमने जो भी मतलब स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम थी, जो ABPB वाले पूरे नहीं कर सके, उन्होंने भी वादा किए लेकिन पूरे नहीं किए। हमने उनसे कहा भाई हम अगर कॉलेज में प्रेसिडेंट बनेंगे NOCI का तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उनका सॉल्यूशन करेंगे। और हमने जो भी स्टूडेंट से वादे किए थे वो लगभग पूरे करने की कोशिश की, और लगभग 80% से ज़्यादा वादे हमने पूरे भी किए। वीरेंद्र जी, ऐसा क्या क्या इन्होंने काम किया जो 17 साल से अब तक नहीं हो पाया था? ऐसे NOCI टीम ने या हमारे कैलाश गुर्जर ने बहुत से काम किए जो 17 साल में पॉसिबल नहीं हुए। जैसे हमारे वहाँ पे बाहरी लोगों का आना जाना बैन कर दिया, आइडेंटिटी से अंदर जा सकते हैं कॉलेज में, दूसरे एंटर नहीं कर सकते। वहाँ पे हमारे कैंटीन प्रॉब्लम थी वो सोल्व की। हमारे वहाँ पे जो स्पोर्ट के प्रोग्राम थे वगैरह कंप्लीट किए। वहाँ पे एक हॉस्टल बनता जो 4-5 साल से बंद पड़ा हुआ था वो चालू किया। ऐसे बहुत से काम है जो कैलाश गुर्जर छात्र संघ के कार्यकाल में बहुत से काम पॉसिबल हो पाए हैं। तो आप विद्यार्थी के रूप में मानते हैं कि विचारों का रहता है या बस टैग लगा रहता है और विद्यार्थी ही चुनाव लड़ता है? NOCI चुनाव लड़े, ABPB चुनाव लड़े या तीसरा मोर्चा चुनाव लड़े, तो विद्यार्थी चुनाव लड़ता है कि एक विचारधारा चुनाव लड़ती है वहाँ पे? ऐसे तो एक विचारधारा चुनाव लड़ती है।
अब जिसमें अभी जैसे हमारे कैलाश गुजर प्रेसिडेंट बने वहाँ पे, इनकी विचारधारा थी कि हम बच्चों की मतलब जैसे फुल सहयोग करें, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और इन्होंने सोल्व की, हर बच्चे की प्रॉब्लम उन्होंने सोल्व की। वहाँ पे मैं भी वहाँ का स्टूडेंट हूँ, अगर किसी को कोई परेशानी आती है, अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, तो ये वहाँ पे जैसे हमारे जैसे फॉर्म प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे कॉल करके बताते हैं भाई इसके वो प्रॉब्लम है, आप इसको सोल्व कीजिए। ये विचारधारा इनकी ये अच्छा सहयोग कर रहे हैं स्टूडेंटों को। मतलब मैं बताऊँ आपको, मतलब पहले मतलब मैं चुनाव लड़ने से पहले मतलब बूंदी में मतलब पूरा बूंदी जिले में एक ही कॉलेज है, तो वहाँ पर मतलब जैसे जिसका मतलब एडमिशन नहीं है वो भी घूमते रहते थे कॉलेज में, मतलब जो गलत कमेंट करना, बच्चों को परेशान करना, ऐसे लोग घूमते रहे जिनका एडमिशन नहीं था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि स्टूडेंट पढ़ने ज़्यादा था तो पढ़ाई कम करता और वो दूसरे लोग उनको परेशान ज़्यादा करते थे। तो हमने उनसे वादा किया था भाई अगर हम प्रेसिडेंट बने तो ऐसा नियम लाएंगे जिसमें सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट ही कॉलेज में आ सकेंगे, जो मतलब जिनका एडमिशन नहीं है वो सिर्फ घूमने आते हैं उनका हम बैन करेंगे। तो हम प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट बनने के 15 दिन के अंदर अंदर ही हमने आइडेंटिटी कार्ड वाला सिस्टम लागू किया, और सिर्फ जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा वही कॉलेज के अंदर आएगा, जिससे मतलब शिक्षा का माहौल बढ़ा और स्टूडेंट की संख्या भी में भी वृद्धि हुई। पहले जितने आते थे उससे ज़्यादा आने लगे, और टाइम पे क्लास लगाना वो सब जितने भी हमने किए बोले थे वो किया। एक चीज़ देखी जाती है, जो कॉलेज होता है वो राजनीति करने का एक अड्डा माना जाता है, जहाँ लोग आते हैं और सिर्फ राजनीति करते हैं। पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी वहाँ इसलिए नहीं आता क्योंकि वहाँ पे इस तरह का माहौल रहता है, वो परीक्षा देने आता है, सिर्फ अटेंडेंस नहीं दे पाता, या लाइब्रेरी से बुक इशू कराने आता है। पर जो प्रथा होनी चाहिए कि विद्यार्थी आए अध्ययन करे, वो बंद सी लगती है कि अब बंद हो गया। तो क्या वो पुनः चालू नहीं होना चाहिए और इस तरह की जो राजनीतिक चीज़ें हैं वो दूर नहीं होनी चाहिए? मतलब जो स्टूडेंट मतलब इसीलिए स्टूडेंट पढ़ने नहीं आते थे, क्योंकि जो स्टूडेंट जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं वो उनको मतलब जो जिनका एडमिशन नहीं है घूमते रहते हैं वो परेशान करते थे उनको। तो इसीलिए मतलब घर वाले भी नहीं भेजते थे, कॉलेज भेजेंगे, विशेषकर गर्ल्स को नहीं भेजते थे, भाई इनको परेशान करेंगे, कोई गलत कमेंट करेंगे। तो हमने इसी चीज़ को देखते हुए मतलब ये आइडेंटिटी कार्ड वाला नियम लगाया, जिससे मतलब स्टूडेंट आने लगे और मतलब क्लासें भी लगने लगी, और पहले से ज़्यादा स्टूडेंट क्लासें लेने लगे, और अब मतलब शिक्षा का माहौल बना कॉलेज में। पहले इसलिए नहीं आते थे क्योंकि फालतू जो पढ़ने वाले कम आते थे और घूमने वाले ज़्यादा आते थे। तो आइडेंटिटी कार्ड के नियम के बाद मतलब पढ़ने वाले और जो फालतू थे उन्हें बैन कर दिया। तो कैलाश जी, आपकी नज़र के अंदर सबसे मजबूत छात्र संघ अध्यक्ष कौन हो सकता है? स्वयं का नाम ना लें कृपया इसमें। मतलब आज दिन तक जितने बूंदी में जी, चैतराम मीणा। चैतराम मीणा, आपके द्वारा? चैतराम मीणा। और सबसे कमजोर जिसने अध्यक्ष पद की गरिमा गिरा दी हो? नहीं, कमजोर तो कोई नहीं है, सबने अपने अपने क्षमता के अनुसार काम किया। कमजोर तो किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि किसने कम काम किया है, किसने ज़्यादा करवाया, लेकिन किया है कुछ न कुछ। कमजोर तो अपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ किया है। तो आप राजनीति में क्यों आए? आपको क्या लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, मेरे को चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा क्या हुआ था? मैं मतलब 11-12 से मतलब मुझे प्रेसिडेंट बनना था, भाई मुझे कॉलेज का प्रेसिडेंट बनना है। तो मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो मेरे को मतलब मेरे पापा ने गीतांजलि मेडिकल कॉलेज है उदयपुर, वहाँ पर एडमिशन करवा दिया। लेकिन मेरे को प्रेसिडेंट बनना था, मैं तो प्रेसिडेंट ही बनूंगा। तो मैंने मतलब वहाँ से मैंने कहा भाई मैं तो प्रेसिडेंट, मतलब मेरे को मेडिकल में नहीं जाना, मेडिकल फील्ड में। तो मेरा फिर एडमिशन यहाँ कोटा कॉलेज में करवाया, फिर कोटा से मैंने बूंदी कॉलेज में करवाया, बूंदी कॉलेज से फिर मैंने चुनाव लड़ा, क्योंकि मैंने देखा था वहाँ मतलब सबसे मेरा प्रेसिडेंट बनने का एक ही मकसद था कि जो स्टूडेंट है वाकई में पढ़ना चाहते हैं उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। जो मैंने सोचा भाई अगर मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो सबसे पहले यही नियम लगाऊंगा, क्योंकि मैंने मेडिकल कॉलेज भी देखा, प्राइवेट कॉलेज भी देखे, उनमें यही सिस्टम होता है आइडेंटिटी कार्ड वाला। जिसके पास जो स्टूडेंट के पास आइडेंटिटी कार्ड है जो रेगुलर है वही कॉलेज जाता है, जबकि गवर्नमेंट कॉलेजों में ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने सोचा मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, और प्रेसिडेंट बनते पहले मैं सबसे पहले नियम यही लगाऊंगा। ठीक है, तो आप 11-12 से ही विचार था कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, तो आपने एनओसीआई क्यों ज्वाइन की? क्योंकि आपको तो पता था कि काफ़ी टाइम से एनओसीआई वाले कैंडिडेट जीत नहीं पा रहे हैं, तो एक इंसान विनिंग फैक्टर की साइड जाता है, उस साइड क्यों नहीं गए फिर आप? मैंने एनओसीआई इसलिए ज्वाइन की क्योंकि मेरे शुरू से विचारधारा एनओसीआई की थी। मंत्री जी अशोक चांदना जी, उनसे हमारा पहले अच्छा ये था, तो कांग्रेस की विचारधारा थी, तो मैंने एनओसीआई से ही चुनाव लड़ने की सोची। मैंने सोचा भाई हार जीत तो चुनाव में होती रहती है, लेकिन अपनी जो विचारधारा है उसी से लड़ना है, और
तो जरूर नहीं भाई, हर साल आ रहे थे, हम्म। जीत भी सकते सही। हैं। और हमने संघर्ष किया और सबको साथ लेकर चले हम्म। और 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। बधाई हो आपको। एक चीज देखा जाता है कि विचारधारा की हम बात करते हैं, ये विचारधारा है क्या, एनओसीआई की विचारधारा है क्या, यदि आप बताना चाहें, क्योंकि दूसरे लोग भी सुने और यदि वो सहमत है तो एनओसीआई तब ज्वाइन कर सकते हैं। एनयूसीआई की विचारधारा बहुत सीधी है। एनयूसीआई की सिर्फ ये विचारधारा है कि हमें कॉलेज में चुनाव लड़कर स्टूडेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी है और हमें कॉलेज में वो सुविधाएं देनी है स्टूडेंट को जो वो वाकई में वो है होनी चाहिए कॉलेज में। तो सिर्फ एक ही मोटिव है एनयूसीआई का कि छात्र हित में काम करना और कॉलेज में अच्छा से अच्छा काम करवाना। कुछ मनोरंजन की बातें कर लेते हैं। आपको पिक्चर देखना पसंद होगा, फेवरेट पिक्चर कौन सी है आपकी? मेरी फेवरेट पिक्चर है, साउथ की पिक्चर है, एक चिरंजीवी सर की है। उसमें मतलब किसानों के मतलब प्रॉब्लम को इतनी बारीकी से बताया है। एक पिक्चर का नाम तो ऐसा है, कैदी नंबर 150। ओके। हाँ, लेकिन उसमें मतलब किसानों की प्रॉब्लम है, उनको इतनी बारीकी से बताया उस फिल्म में, जो वाकई में रियल लाइफ में भी वो प्रॉब्लम होती है किसानों को। चिरंजीवी सर की बहुत अच्छी, मेरी फेवरेट है। आपकी? अभी जो 10-15 दिन पहले आई थी साउथ मूवी रानी मैडम, अभी नई लेटेस्ट आई है। उसमें हाँ। लेडी है जो आर्मी ऑफिसर रहती है, वो पूरी मूवी अपनी शिक्षा के बारे में बताती है। ऐसा। वो पूरी मूवी अपने को ये बताती है, गाइड करती है कि हमें शिक्षा के बारे में क्या क्या करना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट स्कूल के बारे में कैसे सुधारना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में पूरे अपने नॉलेज देते हैं। पूरे 2 घंटे की मूवी, बहुत अच्छी मूवी, बड़ी मूवी है। सही। फेवरेट हीरो कौन सा है आपका? अक्षय कुमार। और आपके? मेरा तो अक्षय कुमार ही फेवरेट है। अक्षय कुमार। हीरोइन? हीरोइन तो कोई सी भी नहीं, सभी ये वो एवरेज। लड़के यदि ऐसा बोले कि यार हीरोइन कोई भी नहीं है तो ऐसा कुछ चलता नहीं है। हीरोइन तापसी पन्नू। और आपकी? मेरे काजल अग्रवाल। काजल अग्रवाल। साउथ की पिक्चरें ज्यादा देखते हैं हम लोग। हाँ, साउथ में क्या होता है मतलब स्टोरी स्टोरी अच्छी होती रहती है है, इसकी मूवी, उसमें मतलब कुछ संस्कृति हिंदुस्तानी निष्कर्ष संस्कृति निकलता है वो मूवी सब का अच्छी सा, अच्छा। क्या करना है क्या नहीं हो रहा उसमें। विलन बताइए, विलन कौन सा पसंद है? विलन जो रियल लाइफ में तो हीरो है सोनू सूद, फिल्मों में विलन का रोल करते हैं। सही। आपके लिए? मेरा वैसे तो अमरीश पुरी है सबसे। अमरीश पुरी। आपकी लाइफ की कोई ऐसी स्टोरी जिससे दूसरे लोग प्रेरणा ले सके? मेरी लाइफ की सिर्फ यही स्टोरी है कि अगर हम कुछ भी करना चाहिए और ठान ले तो हम उसको कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रेसिडेंट बनने की सोची तो उस टाइम पे मतलब एनयूसीआई इतनी मतलब कमज़ोर थी, तो मैं ज़्यादातर तो लोग यही कहते थे यार एनयूसीआई से जीतना बहुत मुश्किल है और ऐसा क्यों, जिसमें कोई ये नहीं उसमें क्यों। तो मैंने कहा भाई अगर कोई ठान ले किसी चीज़ को भाई मुझे करना है और उसमें मेहनत और संघर्ष करे तो वो पॉसिबल हो सकती है। और मतलब मैं चुनाव लड़ने गया, मेरे क्षेत्र के बहुत कम वोट थे, तो लोगों का ये कहना भी था कि यार तेरे क्षेत्र के वोट भी नहीं है तो तू कैसे जीतेगा और क्या होगा, कैसे क्या होगा, मतलब क्यों तू ये कर रहा है। मैंने कहा उनसे भाई जो बहुत से मतलब अपने राजस्थान में ऐसी विधानसभा लोकसभा है जो आउट ऑफ राजस्थान से आकर भी लोग उन विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं। तो मैं तो बूंदी का ही हूँ, मेरा गांव भले दूर है लेकिन हूँ तो बूंदी का ही, तो मैं बूंदी में चुनाव क्यों नहीं जीत सका अगर मेरे क्षेत्र की वोट नहीं है तो मैं सिर्फ लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम किसी चीज़ को ठान ले भाई मुझे ये करना है और उस क्षेत्र में हम मेहनत करें और संघर्ष करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप बताइए। ये कहानी हमारे जो कैलाश गुजरी प्रेसिडेंट बने थे 17 साल बाद में एनयूसीआई इनके पैनल से चुनाव लड़े थे। इन्होंने इतना संघर्ष किया, एनयूसीआई टीम ने इतना संघर्ष किया कि हम इस मुकाम पे लाके एनयूसीआई को इतनी मुकाम पे लाके कि हम प्रेसिडेंट बना के निकाल दिया। क्योंकि 17 साल चुनाव पे कोई एनयूसीआई का इतना वर्चस्व नहीं था कि इतना ये नहीं था कि अपन हमें खुद विश्वास नहीं था कि हम एनयूसीआई टीम से इलेक्शन जीत सकते हैं। तो बस हमारी मेहनत तो मतलब कुछ भी संभव और है। लगन से आज छात्र संघ अध्यक्ष एनयूसीआई से बन के निकले कैलाश गुर्जर। सही। एक चीज़ और है कि यहाँ से 2 मंत्री भी हैं, अशोक चांदना और शांति धारीवाल जी। दोनों की कार्यशैली में क्या क्या विशेषता है? अशोक चांदना जी मेरे मतलब राजनीतिक आदर्श अशोक चांदना जी उनका मतलब उनके साथ मैंने काम किया है, पिछले 1 साल से उनके साथ काम किया है। उन्होंने भी हमारे मतलब कॉलेज में बहुत सारे काम करवाए। तो उनकी कार्यशैली में यह है कि वो मतलब किसानों को, मजदूरों को, कमजोरों को सबको साथ लेकर चलते हैं। और आज मतलब हिंडोली क्षेत्र में जितने विकास हुए शायद पिछले मतलब आज़ादी के बाद से आज दिन तक नहीं हुए हिंडोली में, जितने अशोक चांदना जी के
कार्यकाल में। मेडिकल कॉलेज को देख लो आप, हिंडोली में अलग कॉलेज को देख लो आप, नैनवा में कॉलेज को देख लो, और भी बहुत सारे सड़क, एजुकेशन के मामले में, खेल के क्षेत्र में उनका मतलब बहुत योगदान है। और शांति धारीवाल जी भी बहुत अच्छे नेता है, और कोटा में जब भी वो मंत्री बनते हैं तो मतलब विकास के आयाम चूमते हैं और बड़ा विकास करवाते। दोनों को मंत्री मतलब अपनी अपनी जगह दोनों ही सक्सेसफुल और अच्छे लीडर। ये थे हमारे साथ कैलाश गुर्जर जिन्होंने बताया कि विकास होता रहना चाहिए और बदलाव बहुत जरूरी है। जब तक बदलाव नहीं होगा विकास की नई धारा नहीं निकल सकती, इसलिए बदलाव होते रहना चाहिए और बदलाव के साथ इंसान को बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।